अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ गया है। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और सजाओं का फैसला कलअदम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इंतखाबात से पहले जिन 3 केसेस में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थीं, उनमें से 2 केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। तोशाखाना केस में पहले ही इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि आज साइफर केस में सजा का फैसला कलअदम हो गया है। जबकि इद्दत केस में फैसला महफूज होने के बाद जज ने अपील पर समाअत से मुआवजत कर ली थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया है। इंतखाबात से 8 दिन पहले 30 जनवरी को साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा से पहले 14 घंटों तक समाअत की गई थी। मुल्जिमान के सख्त एतराज़ात के बावजूद सरकारी वकीलों के जरिए गवाहान से जरा भी मुकम्मल कर ली गई। एक ही दिन में मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे भी तैयार कर लिए गए और उसी दिन इन सवालनामों के जवाब भी रिकॉर्ड कर लिए गए। न फरीकैन को हतमी दलाइल देने का मौका दिया गया, न उनको अपने दिफा का मौका दिया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के दमदस्तियाबी पर इन दोनों के लिए सरकारी वकील मुकर्रर किए गए और इन दोनों वकला ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर 2 दिनों में जरा मुकम्मल कर ली और फिर केस की समाअत के आखिरी दिन यानी 30 जनवरी को इलेक्शन से सिर्फ 9 दिन पहले 14 घंटों की तवील और गैर मामूली समाअत के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। इस केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उनकी दरख्वास्तों पर समाअत की। वही जस्टिस आमिर फारूक, जिन पर तहरीक इंसाफ बार बार तनकीद करके उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है और आज समाअत के आगाज में अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो इस केस के लिए आज रेगुलर डिविजनल बेंच भी ख़त्म कर दिए थे। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आज़म खान ने साइफर इमरान खान को दिया, इससे मुताल्लिक कोई दस्तावेज नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इससे मुताल्लिक तो आपके क्लाइंट इमरान खान का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। आज की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से मुकर्रर किए गए सरकारी वकला से पूछा कि आपने इससे पहले सजाए मौत का कोई ट्रायल किया है, इन मुकदमात की तफसीलात जमा करा दें। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अगर साइफर गुम गया तो साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है? ये कैसा चार्ज है कि साइफर पास रख लिया, गुम गया या किसी को दे दिया? साइफर तो इनके पास है, फिर उसको सामने क्यों नहीं लाए? सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात की दरख्वास्त दी, जिसका मतलब है कि वो केस साबित नहीं कर सके। अब मैं गफलत से साइफर गुम करने पर वापस आता हूँ। इमरान खान के पास साइफर की मौजूदगी रिकॉर्ड पर कहीं साबित ही नहीं हुई। साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन कहीं अदालत रिकॉर्ड पर नहीं आए। साइफर नहीं दे रहे मगर सजा दे रहे हैं। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने साइफर देने से इनकार किया। हामिद अली शाह आए तो उन्होंने कहा कि साइफर दिखाया जा सकता है। साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन रिकॉर्ड पर आया ही नहीं। रिजवान अब्बासी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहते रहे कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी बुक से नहीं दे सकते। अभी हामिद अली शाह ने कहा कि बुक दे सकते हैं क्योंकि रूल्स मौजूद हैं। गुमा दिया या अपने पास रख लिया या दुश्मन मुल्क को दे दिया, ये तीनों चार्ज तो नहीं, एक ही चार्ज लग सकता है। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि लापरवाही की हद तक चार्ज भी इमरान खान पर अप्लाई नहीं होता। लापरवाही का चार्ज आजम खान पर बनता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि मामूली लापरवाही से क्रिमिनल एक्ट साबित नहीं होता। ऑडियो वीडियो सबूत लाने से मुतालिक जज अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो वीडियो बतौर शहादत लाने के पैरामीटर्स बताए हैं। मेरी इस्तिदा है कि मुल्जिमान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। जिस सोर्स से ऑडियोज और वीडियोज आती हैं उसके IP एड्रेस ट्रेस तक नहीं हुए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। अब आखिर में ये आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेज दिया जाए ताकि गलतियां खत्म कर दी जाएं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप इस बात को छोड़ें, हम जाने
प्रोसिक्यूशन जाने। ट्रायल कोर्ट में जो पहले 2 राउंड थे उसमें जिरा आपने की थी ना, इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि गुज़िश्ता समात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर साहिब इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। जिस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन ये इस्तदा कर रही है ये स्टेज ही गलत है। समात के दौरान FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए गवाह के मुताबिक इमरान खान को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में वो खुद मान रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर कर रहे हैं, आपको ये साबित करना है। इसके बाद जजेस अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए और फिर थोड़ी देर बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 29 अगस्त को उनकी साइफर केस में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी डाल दी गई थी। इस केस की समाअत पहले अटक जेल और फिर अडियाला जेल में हुई। इस केस के इन कैमरा ट्रायल पर एतराज़ात उठाए गए। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा ट्रायल और उस पर उठने वाले सवालात की वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद इस केस में दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था। तोशाखाना केस जिसमें एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही 1 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर चुकी है। जबकि आज साइफर केस में अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं का फैसला ही कलअदम करार दे दिया है। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल जारी है और इस केस की अगली समाअत 7 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में भी उन्हें जमानत दे चुकी है और तहरीक इंसाफ अब जल्द इमरान खान की रिहाई का दावा कर रही है। इमरान खान इस वक्त एक और केस यानी इद्दत में निकाह के केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं। इस सजा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन ने गुज़िश्ता हफ्ते 29 मई को अपना महफूज फैसला सुनाना था, लेकिन केस में फरीक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की जानिब से जज पर अदम एतमाद की वजह से जज शाहरुख अर्जुमन ने खुद को इस केस से बिलाखिर अलग कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये केस किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के हवाले कर दिया है और आज ही जज अफजल मजूका ने केस में दोनों फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 25 जून को दलाइल तलब कर लिए हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की भी फौरी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस पहले ही उनके खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक जेल हुक्काम का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से गिरफ्तार हैं। पुलिस ने इन केसेस में 25 मई को अडियाला जेल में उनकी गिरफ्तारी डाली थी, जिसके बाद JIT की 5 रुकनी टीम 26 मई को अडियाला जेल आई थी। 9 मई के इन 8 केसेस में शाह महमूद कुरैशी का लाहौर की अदालत से जिस्मानी रिमांड भी हुआ था। साइफर केस का फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि इस केस में इमरान खान को इतना अरसा अंदर रखने का जवाब कौन देगा, कौन जिम्मेदार है इसका। हम उन लोगों को सजा दिलवा कर दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा, कौन जिम्मेदार है इसका, ये केस किसने बनाया था। अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो, उस केस का ना सर हो न पाँव हो और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। जबकि आज फैसला आने के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि यह केस बिल्कुल पेचीदा नहीं था, खुद ही इन लोगों ने कोशिश की इस केस को पेचीदा करने की। राना सनाउल्लाह ने गड़ा खोदा और खुद प्रोसिक्यूशन के वकील उसमें गिर गए। आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता, तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। इसके अंदर खुशखबरी क्या है, ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली। इद्दत के अंदर अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादिर में उनको सजा कर दें। राना सनाउल्लाह ने गड़ा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। इस पर खुद राना सनाउल्लाह से भी हम बात करेंगे, मगर पहले उवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद, जिन्होंने ये सारी समाअत कवर की थी। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, आपने सारी समाअत कवर की। ये मामला क्या कहा जाए, फैसला ही इतना कमज़ोर था, जल्दबाजी में दिया हुआ था जिसका दिफा नहीं हो सकता था, या फिर प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से मुकदमा लड़ा नहीं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो बुनियादी चीज़ थी साइफ़र केस में, साइफ़र
वो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं था, और मेरा ख्याल है यही बुनियादी वजह बनी है जिसकी वजह से जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का वो सस्टेनेबल नहीं था और अपील में उसको कलअदम करार दे दिया गया। क्योंकि आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि जो साइफर है अगर वो पेश कर दिया जाता तो शायद प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन है उसका यही मौक़िफ़ रहा है कि जो साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो पेश नहीं किया जा सकता, ना ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुख्तलिफ जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी साइफर केस में, ज़मानत की जो दरखास्तें थी। लेकिन अपीलें जब हतमी मरहले में दाखिल हुई तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर अदालत मांगेगी तो हम वो साइफर की कॉपी अदालत में पेश कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी हैरत का भी इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये ट्रायल कोर्ट में पेश करना चाहिए था, जिस पर जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये कॉपी हमारे से नहीं मांगी गई इसलिए हमने पेश नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसिक्यूशन की जो के पार्ट पर काफ़ी एक बड़ी नेग्लिजेंस कह लें कि थी, जिसकी वजह से ये केस जो है इस तरह से ज़मीन बोस हो गया। इसके अलावा जो तमाम ये केस था इसमें अदालत की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए थे। प्रोसिक्यूशन का सबसे पहला जो इल्ज़ाम था वो ये था कि साइफर का जो कंटेंट है वो पब्लिक कर दिया गया, और उसके हवाले से जो इमरान खान साहब की एक तकरीर है वो अदालत में बताई गई कि उन्होंने खुद साइफर लहरा के और एतराफ़ जुर्म किया था और बताया था कि ये साइफर है और धमकी दी गई है। इस पर अदालत ने पहला तो सवाल यही उठाया कि जो साइफर है वो आज तक रिकॉर्ड पर नहीं आया, अदालती रिकॉर्ड पर। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो इमरान खान के वकला थे उनका अदालत में ये कहना था कि साइफर की जो कॉपी है उसकी हवालगी साबित नहीं है कि वो जो साइफर की कॉपी है इमरान खान साहब तक पहुंची भी थी या नहीं, क्योंकि जो चेन बन रही है साइफर जब ओरिजिनल कोडेड फॉर्म में आया उसके बाद डी कोड हुआ, डी कोड होने के बाद उसकी 9 कॉपीज़ बनी, 9 कॉपीज़ मुख्तलिफ शख्सियात को गई और उसमें से जो एक कॉपी इमरान खान तक आई थी, तो वो ये कहते हैं कि ये कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान तक आना तो साबित है, इसके आगे इमरान खान तक पहुँचना या उनके हवाले होने का कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं है, कोई हैंडिंग ओवर की कोई जो दस्तावेज़ है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। तो एक मौक़िफ़ शायद उन्होंने ये भी रखने की कोशिश की अदालत में, अगरचे इसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया, लेकिन ये मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया अदालत में कि बानी PTI तक ये साइफर की कॉपी पहुँचना साबित नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो साइफर का कंटेंट है उसको ना सिर्फ पब्लिक किया गया बल्कि ट्विस्ट किया गया और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जो एक ऑडियो लीक भी हुई थी जिसमें बानी PTI कह रहे हैं कि इसको जो है इस्तेमाल किया जाए, मीटिंग मिनट्स बनाए जाएं। तो इस हवाले से भी अदालत ने कहा कि जब साइफर ओरिजिनल किसी के सामने नहीं है, उसका कंटेंट सामने नहीं है, तो ये कैसे साबित होगा कि उसके कंटेंट को ट्विस्ट किया गया, क्योंकि जब ओरिजिनल चीज़ कोई सामने होती है तो फिर उसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि ओरिजिनल चीज़ क्या थी और उसे ट्विस्ट किया तो ट्विस्ट करके क्या बनाया गया। तो ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता जब तक साइफर मौजूद नहीं है। फिर एक नुक्ता ये था कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का कि ये साइफर के जो कंटेंट पब्लिक किया उससे एक मुल्क से ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो गए, यानी अमेरिका का कहा गया कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुए। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और प्रोसिक्यूशन से पूछा कि अगर अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुए तो आपने क्या ये साबित किया है कि ताल्लुकात ख़राब होने के बाद क्या इक़दामात हुए, क्या अमेरिका ने आपको वीज़े देने बंद कर दिए, क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स जाना बंद हो गए, क्या तिजारत बंद हो गई, क्या हुआ कि ताल्लुकात ख़राब हो गए। ताल्लुकात ख़राब अगर हुए हैं तो उसके मुतालिक आप कोई सबूत या शवाहिद तो पेश करें कि ये कंटेंट जो पब्लिक किया था उससे ताल्लुकात ख़राब हुए और उसके नतीजे में मुल्क को ये नुकसान हुआ। तो ये जो ताल्लुकात ख़राब होने वाला नुक्ता था ये भी कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं हो सका। और जो एक बहुत अहम बात कोर्ट ने ऑब्ज़र्व की और ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि जो इल्ज़ाम आयद किया गया वो ये 2 तरह के इल्ज़ाम आयद कर दिए गए। एक ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जानबूझकर साइफर की कॉपी वापस नहीं की इमरान खान ने, और दूसरा ये कहा गया कि गफलत का मुजाहरा करते हुए इस कॉपी को गुमा दिया गया। तो अदालत ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि दोनों इल्ज़ामात के तहत जो है वो सज़ा दी जाए या ये चार्ज लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चार्जेस हैं।
एक चार्ज तो हो सकता है कि गफलत का मुजाहरा किया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि गफलत का मुजाहरा करके एक चीज़ गुमा भी दी और फिर जानबूझकर भी अपने पास रख ली? तो ये तो कंट्राडिक्टरी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो अदालत बड़ी दिलचस्प बात है कि जो चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद ने कबूल की हुई थी, प्रोसिक्यूशन उसे भी नहीं कई दस्तावेजी बुनियादों पर साबित कर पाई कि इमरान खान साहब को साइफर मिला, इमरान खान साहब से साइफर गुमा, उसका जो इस्तेमाल हुआ, जो चीज़ें ऑब्वियस थी, रिकॉर्ड पर थी, वो भी नहीं साबित कर पाए। जी बिल्कुल, उसके लिए देखिए उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कोई ऑडियो या वीडियो शहादत पेश करने के लिए एक क्राइटेरिया मौजूद है, उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो तमाम कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती थी जो प्रोसिक्यूशन अदालत में पेश करके साबित करती, क्योंकि जो ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, किसने जारी की। कानून शहादत ये कहता है कि अगर आप कोई ऑडियो पेश करेंगे तो उसके लिए आपको ये बताना है कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है, और वो फिर जिसने रिकॉर्ड किया है वो बतौर गवाह अदालत में पेश होकर बयान देगा, उस पर जिरा होगी, और उसके बाद वो जो ऑडियो है वो बतौर सबूत या बतौर शहादत जो है अदालत में एडमिट की जाएगी। तो ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये इस हवाले से केस भी ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, क्योंकि जो लीक्स आती हैं उसका कोई एथेंटिसिटी का तरीका नहीं होता कि वो एथेंटिक हैं या नहीं, ये पता नहीं चलाया जा सकता। तो कोर्ट उसको फिर कंसिडर नहीं करती। ये एक बड़ा इसमें बड़ा अहम बात है। बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे तफसीलात बता रहे थे राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तेजी से इमरान खान का एक के बाद एक केस खत्म हो रहा है। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जजेस को नाम बदलने पड़ते हैं, अलीमा खान साहबा कहती हैं, अगर वो ये फैसला ना देते। साथ ही उन्होंने कहा कि गड़ा खोदा राना सनाउल्लाह ने, भुगतना पड़ा और गिर गए जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स थे उसमें। इन 3 केसेस का फैसला आया था इलेक्शन से पहले, और 10 दिन के अंदर अंदर हमने देखा, 10 दिन पहले और 1 हफ्ते के अंदर 3 सज़ाएँ आई। और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये जो सज़ाएँ जिस तरीके से आई, इसका नुकसान हमें हुआ इलेक्शन में। एक तो इलेक्शन से पहले नुकसान हुआ सज़ाएँ होने की सूरत में, अब सज़ा एक एक करके ख़त्म होगी तो आपको इलेक्शन के बाद भी इसका नुकसान होगा। देखें, किसी चीज़ का सियासी तौर पे फ़ायदा होना या नुकसान होना जो है वो अलहदा चीज़ है, लेकिन केस के मेरिट जो हैं वो तो सियासी तौर पे नहीं होते। ये केस जो है, इस केस के सही होने में तो कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि साइफर जो है वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लहराया, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जो है वो उसके कंटेंट्स को डिस्कस किया, जो कि वो अपने हलफ की रूह से और उस प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो नहीं कर सकते थे। फिर इसी तरह से उन्होंने जब ये कहा कि इस साइफर से हमने खेलना है, यानी सियासी खेल खेलना है, वो पूरी दुनिया ने सुना। उस अपनी गुफ्तगू को आज तक इन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो मामला ये है कि केस का बरी हो जाना या सज़ा ना होना या पॉलिटिकली उसका एक इम्पैक्ट होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने ये जुर्म सरजद किया, वो इसमें कसूरवार इस हद तक हैं कि वो इकबाली हैं। वैसा मगर उन्होंने खुद पूरी दुनिया के सामने तस्लीम किया तो, कि मैंने ये जुर्म किया राना सनाउल्लाह साहब, यही तो कमाल है कि इमरान खान साहब ने जो बातें खुद मानी थी, प्रोसिक्यूशन वो भी नहीं साबित कर सकी है, और साइफर की मौजूदगी और उसके कंटेंट के हवाले से अदालत के सामने कुछ रिकॉर्ड नहीं रख सकी है। साइफर को मिलना, साइफर का गुम करना तो इमरान खान साहब ने माना था, ये तक भी नहीं साबित किया जा सका। जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ लगाती है, उन्होंने आज फैसला दिया है। तो ये जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया और जितनी जल्दी में से सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई, ये जो आप कह रहे हैं मेरिट पर केस बनता था, इमरान खान ने जो चीजें मानी थी वो भी नहीं साबित हो सकी हैं, तो उल्टा नुकसान ही हुआ ना आप लोगों को। लेकिन देखें शाहज़ेब, बात ये है कि अगर ये बातें जो है वो पेश नज़र रखी जाएं तो एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये केस रिमांड होना चाहिए था। अगर इसके ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी हुई या कोई जल्दबाजी हुई तो उसको जो है वो रिमांड होना चाहिए था। जब एक जुर्म साबित है, मेरिट के ऊपर साबित है, तो क्या फिर जजेस की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर उसमें कोई प्रोसीजरल कोई कमी बेशी हो गई है
तो उसको पूरा करवाने के लिए या उसको दोबारा से करने के लिए उसको रिमांड करते। साहब ये देखें, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी ना। राना साहब आप खुद भी वकील हैं, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि साबित करते हैं कि प्रोसीजरल खामियां हैं। एक तो बहुत लेट स्टेज पे जाके ये कहा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के वकील को ये कहने का मौका मिला कि बहुत लेट स्टेज पर आकर ये बात कर रहे हैं। दूसरा, जो केस की बुनियाद थी वही नहीं साबित कर सके तो कलदम ही हो गया सब कुछ, बजाय इसके कि रिमांड बैक होता। और जस्टिस आमिर फारूक साहब पर तो आपको कोई एतराज नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, पीटीआई को एतराज है। नहीं देखें शाहजेब, ये तो फिर जजेस का एक अपना जो है वो डिस्क्रिशन भी होती है। एक जगह पे वो कहते हैं कि जी टेक्निकलिटी जो हैं इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जस्टिस इंसाफ डिफीट नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा अगर ये प्रोसीजर्स गलतियां हो भी गई हैं तो इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। एक दूसरी जगह पे वो कहते हैं कि जी क्योंकि ये प्रोसीजर्स मिस्टेक्स हुई हैं तो इसलिए जो है वो केस को रिमांड किया जाता है। एक तीसरी जगह पे कहते हैं जी इसको बरी किया जाता है। मामला ये है कि ये तो फिर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जब शक के फ़ायदे को जो है वो मुलज़म को जाना है तो फिर शक तो किसी वजह से भी जो है वो जज साहब को पड़ सकता है, और उस शक की बुनियाद के ऊपर जो है वो 2+2 4 केस जिसमें मुलज़म ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ जुर्म किया हो उसमें बरी कर दिया जाना जो है ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को जो है उसका भट्टा बिठाने वाली बात है। राना साहब, भट्टा तो उसने बिठाया ना जुडिशियल सिस्टम का, राना साहब, जिसने एक स्ट्रॉन्ग केस, ये केस और तोशा खाना का केस जो कि मजबूत केसेस थे, उन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में इलेक्शन से पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं, 14 घंटे चला ये केस। आखिरी दिन 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, फौरन जिरा हुई, वकील नहीं आए, सरकारी वकील दिए। जिसने ये सब किया, राना साहब आपको शिकायत उससे होनी चाहिए ना। देखें, मामला ये है कि ये एक अदालत ने फ़ैसला किया, एक जज ने फ़ैसला किया, ये किसी इंतज़ामी अफीसर ने फ़ैसला नहीं किया। अब अगर मुलज़म जो है वो किसी तरह से ट्रायल को चलने ही ना दे, आपको पता है कि इनका इतना एक्सपीरियंस है, 7.5 साल इन्होंने जो है वो केसेस जो है वो उनको लटकाया है, तो फिर अगर जज जो है वो उसके ऊपर कोई अपना ऐसे मय्यज़ लेता है कि केस का जो है वो फ़ैसला जल्दी करने के लिए, तो वो ठीक है, आला अदलिया में उसको जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि बावजूद इसके, अब देखें ना, एक कत्ल होता है, मुलज़म जो है वो बाद में बरी हो जाता है, तो क्या वो कत्ल जो है वो मकतूल जो है वो ज़िंदा हो जाता है बाद में कि जी मुलज़म बरी हो गया तो लिहाजा वो जो है उठ के बैठ जाएगा, कब्र से बाहर निकल आएगा? मामला ये है कि ये जुर्म तो हुआ है, जुर्म जो है वो इमरान खान ने, बानी पीटीआई ने किया है। बाकी ये है कि बरी हो जाना या किसी शक के फ़ायदे की बुनियाद पे जो है वो केस का जो है वो कामयाब ना होना, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा फिर ये बताइए कि किस तरीके से अब इमरान खान साहब जेल में रह पाएंगे। ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है हुकूमत की भी, इदारों की भी फ़िलहाल तो कोशिश है कि उन्हें जेल में रखा जाए। शामिद कुरैशी साहब ने अगर आज बरी होना था, इसको एंटिसिपेट किया गया, तो उन्हें 9 मई के 8 मुकदमात में जेल में रहेंगे, वो भी बरी होने के बावजूद रिहा नहीं होंगे। कब तक रख पाएंगे अब आपको क्या उम्मीद है कि कोई ऐसा केस है 190 मिलियन पाउंड या किसी और केस में फैसला आ जाएगा जिसका लीमा खान साहबा बात कर रही है, और कब तक रख पाएंगे आप कि बाकी केसेस भी हायर कोर्ट में आके उड़ नहीं जाएंगे? देखें शाहजेब, ये तो फिर मामला जो है ये इसके ऊपर कोई गैब का इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन मामला ये है कि एक आदमी जुर्म करे, एक आदमी जो है वो रियासत को जो है वो डिफीट करने के लिए जो है वो इस किस्म के हथकंडे अपनाए, और उसके बाद फिर अगर उसे किसी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो ठीक है। एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है आइनी और कानूनी तौर पे, तो उसके मुताबिक ही चलना है। ये तो फिर प्रोसिक्यूशन की अपनी जो है वो पोजीशन है, डिफेंस की अपनी पोजीशन है। मगर राज साहब, तारीख़ में अगर पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की लड़ाई में, मकबूल सियासतदानों की लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त तक जीती है जब तक अदालतें उसके साथ मिली रही हैं। चाहे वो फिर आप लोगों का भी मामला हो, जब तक जस्टिस साकिब निसार, साथ में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमरता बदियाल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जैसे जजेस मौजूद थे, मामला साथ चल रहे थे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहीं। जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जजेस ने बाकायदा तौर पर अपनी आज़ादी दिखाई या फिर उनके सामने केसेस गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस, तो आपके केसेस और में मामलात नहीं रुक पाए।
अब जबकि जजेस और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर ना हो और नजर आ रहा हो कि अदलिया से रेजिस्टेंस आ रही है, तो कैसे ये मामला रुक पाएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? नहीं शाहजेब, आपने जो सवाल मेरे सामने रखा है उससे तो फिर बात ये बनती है कि हमारी अदालतें जो है वो मिल के फैसले करती हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल सकती है तो फिर दूसरी तरफ भी मिल सकती है, मुद्दई से अगर मिल सकती हैं तो मुलज़म से भी मिल सकती हैं। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि इस मरतबा अदालतें जो हैं वो डिफेंस के साथ मुलज़म के साथ मिली हुई हैं? साहब ये समझ लिहाजा एक ऐसे मुकदमे में जिसमें जो है वो उसने एक एतराफ़ जुर्म किया है, पूरी दुनिया के सामने किया है और उसमें कोई शुबा नहीं है, तो उसमें अगर मुलज़म को राहत दी गई है तो फिर अगर अदालतें मिल मिला के ये काम करती है तो फिर कभी दाईं तरफ मिल गई, कभी बाईं तरफ मिल गई। राज साहब, अगर जिस तरह आप लोगों के खिलाफ अदालतों ने इदारों के साथ मिलकर अगर फैसले दिए, मगर जब आपको रिलीफ मिला तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि अदालतें आपके साथ मिल गई थी, केस में कमजोरियां थी, आज़ाद जजेस ने फैसले दिए, आप लोगों को रिलीफ मिला। उसी तरीके से अगर केस में कमजोरियां हैं, ट्रायल में कमजोरियां हैं, तो ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के साथ मिल गई हैं, या फिर केस की कमजोरियां नहीं होनी चाहिए थी, सजाएं इस तरह होनी चाहिए थी कि केस में कमजोरियां ना होती और फैसले में इस तरीके की कमजोरियां ना होती? नहीं, केस में कमज़ोरी है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप शक का फ़ायदा मुलज़म को देना है तो शक होना जो है ना, ये तो बड़ी मामूली बात है। शक तो फिर जो है वो किसी बुनियाद पे भी हो सकता है। लेकिन ये साइफ़र का जो केस है, इसमें जितने भी लॉ समझने वाले लोग हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वकला हैं, सीनियर है, एक तरफ है, दूसरी तरफ है, सब का ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि ये किसी कीमत पे बरी होने वाला केस नहीं है। सज़ा के मुतल्लक जो है वो लोग कहते थे कि सज़ा जो है वो इसमें ज़्यादा दी गई है, लेकिन ये बरी होने वाला केस नहीं है। ये जुर्म जो है ये इस अंदाज से हुआ है कि ये बिल्कुल साबित है, क्योंकि इसमें मुलज़म ने जो है वो जुर्म सरज़द करने के बाद पूरी दुनिया के सामने इकरार जुर्म किया हुआ है। तो इसमें सज़ा के मुतल्लक लोगों का ये ख्याल था कि शायद इसमें जो है वो कोई ज़्यादा सज़ा दी गई है, या जो प्रोसीजर अपनाया गया। अब अगर प्रोसीजर अपनाया भी गया और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो रिमांड होना चाहिए था, डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि जनाब ये चीज़ें जो हैं इनको जरा का मौका नहीं दिया गया, जरा का मौका दिया जाए, या कोई और अगर कोई कमी रह गई है प्रोसीजर में तो वो तो पूरी की जा सकती थी, करवाई जा सकती थी। राज साहब, आपके तजर्बे की बुनियाद पर और ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत बुरे हालात भी आपने फेस किए हैं, हुकूमत में भी वज़ीर भी रहे हैं, हर किस्म की आपने वक्त देखा है, आपको लगता है कि अब आखिर में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इसी बात पर ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, इदारों को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे उनसे जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? जी, मेरी जो असेसमेंट है कि अगर बानी पीटीआई ने या इमरान खान ने सियासत में आगे बढ़ना है तो उसे सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो जो अपने अंदर या अपने ज़हन में ये लिए बैठा है कि मैं ताकत के ज़ोर पे सारी दुनिया को बलडोज़ कर दूंगा, तो ये उसकी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा होने भी नहीं देंगे। मतलब आपने कहा कि उन्हें करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता तो कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। मगर जैसा आपने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो आप लोगों से या सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, ऐसा नहीं लगता आपको कि आगे जाके इदारों के पास कोई रास्ता या कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें? नहीं, अदारों ने कोई सियासत करनी है, अदारों ने कोई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना है। उन्होंने सियासत तो सियासतदानों ने करनी है, सियासत सियासी जमातों ने करनी है। अगर अदारे जो हैं, अगर या इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आप बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मुज़ाकरात करके उसके साथ मिल जाती है तो फिर क्या मसला हल हो जाएगा? फिर भी यही सूरत हाल होगी। मतलब फिर हम सर्किल में चलेंगे ना, जिसमें जिस सर्किल में चलते आए हैं। पिछले 13 साल से
बानी पीटीआई ने पैदा की हुई है, ये उस वक्त तक पैदा रहेगी जब तक वो अपनी हठधर्मी से और अपनी इस ज़िद से जो है वो पीछे नहीं हटेगा और सियासत को सियासत के अंदाज से नहीं करेगा। साहब, जितना आप सिर्फ 13 साल की बात कर रहे हैं, 13 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि सर्किल में सियासत घूमती रहती है, कभी आप रिसीविंग एंड पर होते हैं, कभी आप हुकूमत पर होते हैं, तो कल को इमरान खान साहब हुकूमत में हों, उनके इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, आप रिसीविंग एंड पर हों, इसका हल ये नहीं है कि इदारे मुदाखलत करना बंद कर दें ताकि फिर सियासतदान किसी न किसी स्टेज पर जाके, इमरान खान भी मजबूर हों आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, अदारों ने तो मुदाखलत बंद की है। आप झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इसी बात का है ना कि अदारों की मदद से या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान जो है वो अपोजिशन को सफ़ाए हस्ती से बटाना चाहता था। वो समझता था कि अपोजिशन इस मुल्क का मसला है, इकॉनमी इस मुल्क का मसला नहीं है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से उसका ये मुतालबा था कि आप मेरा साथ दें ताकि अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ़ारग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो वो कहा करता था कि जी अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं 500 आदमियों को जो है वो फांसी पे लटकाना चाहता हूँ। किसको लटकाना चाहता था? अपोजिशन को, हमें। जब इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा शुरू किया कि ये तो मीर जाफ़र है, ये तो मीर सादक हैं, ये चौकीदार जो है, चौकीदार अगर घर में डाकू आ गए हैं और चौकीदार जो है वो आके फायर नहीं कर रहा तो ये चौकीदार किस बात का है? तो वो डाकू हमें बना रहा था ना, वो हमारे ऊपर फायर करवाना चाहता था ना। तो वहाँ से झगड़ा ये शुरू हुआ है। और अगर वो इसी झगड़े पे है कि इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे और उसका साथ दे के जो है वो उसके मुखालफ सियासतदानों को या सियासी जमातों को या अपोजिशन को या मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। ये झगड़ा तो इसी बात पे। बहुत शुक्रिया सनवर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मगर क्या वाकई इमरान खान साहब को जेल में रख पाएगी हुकूमत? बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या तहरीक इंसाफ की उम्मीद पूरी होगी कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं? सीनियर साहब हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है एक अब इद्दत वाला केस का भी फैसला आने ही वाला था, मगर जज साहब ने बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जाके कहा कि किसी और को दे दें, तो मामला लटक गया। वरना तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो गई, साइफर में तो इमरान खान साहब बरी हो गए। मुश्किल नहीं होगा अब उन्हें ज़्यादा देर जेल में रखना आपके ख्याल में? हाँ, बात दरअसल ये है कि आप अगर कानूनी लिहाज से देखें, अदालती फ़ैसलों को सामने रख के देखें, तो ऐसा लगता है कि जो इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसका भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और उस स्टेज पे जज की तब्दीली काफ़ी मुश्किल काम थी। लेकिन फिर भी जज साहब जो हैं उनको जब कहा गया कि हम आप पर एतमाद नहीं करते तो उन्होंने कहा ठीक है फ़ैसला ट्रांसफ़र कर दें, केस किसी और को ट्रांसफ़र कर दें और साथ में फ़ैसला भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले जज साहब ये इस्तदा मुस्तरद कर चुके थे मानिका साहब की, मगर फैसला महफूज करने के बाद जो आप सही कह रहे हैं होता नहीं है, उसके बाद कर दिया उन्होंने काम। हाँ, तो अब उसमें हो सकता है कि ये जो फैसला है ये अनाउंसमेंट में थोड़े और दिन लग जाएं। लेकिन एक जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और मैंने डिस्कस भी किया है कुछ हुकूमत की अहम शख्सियात के साथ, उनको जो अलकादर ट्रस्ट केस है उससे बड़ी उम्मीद वाबस्ता है और उसका भी ट्रायल अभी हो रहा है। और तो उनका ये ख्याल है कि अगर इद्दत में निकाह केस जो है उसमें भी अगर इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाता है और वो बरी हो जाते हैं तो जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें वो फंस जाएंगे। और मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट है वहीं से वो सज़ा होगी, लेकिन फिर उसको बरकरार रखना हाई कोर्ट में और फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा भी इमरान खान साहब पर कुछ नए मुकदमा भी बनाने की तैयारियां हैं। तो लगता मुझे ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो आज साइफर केस से निकले हैं और आज तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े रहनुमा जो कानूनदान भी हैं वो ये कह रहे थे कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, तो मुझे लगता ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब अभी रहा होने के लिए तैयार नहीं है और जो ये डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड पे और वो जो भी करेंगे वो मेरा ख्याल है जेल से ही बैठ के करेंगे। और अभी जो हुकूमत है वो भी कोशिश करेगी कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी उनको कोई सज़ा सुनवा दी जाए। तो फिलहाल मुझे मुश्किल नज़र आता है खान साहब का बाहर आना। साहब, और आज के केस में, साइफर केस में, आपके ख्याल में केस ही बोगस था, शवाहिद ही नहीं थे, केस बनता ही नहीं था,
या जिस तरीके से केस को चलाया गया, जिस तरीके से जल्दी जल्दी में इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, जो प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे लूप होल्स थे उस जल्दी में, उसकी वजह से ये मामला सारा ख़राब हुआ? बात यह है कि हम अब जो कुछ कानूनी हकायक हैं, को तारीखी हकीकतें हैं, उनको हम नज़रअंदाज तो नहीं ना कर सकते। अब अगर मैं कह दूं जी ये तो केस बिल्कुल ही बेबुनियाद था, भाई हमारे सामने इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे एक जलसे में बतौर प्राइम मिनिस्टर इस तरह जेब से ख़त निकाला और कहा कि ये है मेरे पास सबूत। उन्होंने कहा ये साइफर है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तो लहराई थी, ठीक है। अब हुकूमत का एक काम था कि जब उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया इमरान खान पे, तो ये हुकूमत ने साबित करना था कि वो इमरान खान ने जो इस तरह कोर्ट की जेब से निकाल के कागज़ लहराया था वो दरअसल साइफर था। खान साहब ने उस तकरीर और उस कागज़ की बुनियाद पे एक नैरेटिव डेवलप किया कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया है, मेरे खिलाफ मगरिब ने साजिश किया है, और उन्होंने उसमें पॉलिटिक्स की और वो बड़ी कामयाब पॉलिटिक्स की। हुकूमत ने उनको उस केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी स्टेज पर वो जो साइफर है वो उन्होंने अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया। अब इसकी क्या वजूहात हैं ये तो हुकूमत बता सकती है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि साइफर केस एक हकीकत थी। बज़ाहिर अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने नहीं, जनरल बाजवा ने साजिश की, लेकिन वो खुद कहते थे कि साइफर एक हकीकत है और वो खुद कहते थे कि ये मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश है। तो वो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि ये एक हकीकत है, तो मैं उस कैसे कह दूं कि वो हकीकत नहीं है। और हुकूमत जो है उसने इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए या सजा दिलवाने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में पेश नहीं की। तो अब इसमें कमज़ोरी किसकी हुई? हुकूमत की हुई। तो मेरा ख्याल है ये एक लीगल केस नहीं था, इसको इमरान खान साहब ने अपनी चालाकी से इसको एक पॉलिटिकल केस बना दिया और ये एक सियासी केस बन गया और सियासत में इमरान खान जीत गए, हुकूमत हार गई। अच्छा, पर इस सब में अब ज़ाहिर इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं कि वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वाजे करते हैं, इनसे तो करूँगा नहीं, सियासतदानों से, इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। मगर आपको लगता है कि अब ज़्यादा देर लगेगी नहीं? तारीख आपने देखी है, सियासतदानों के मुज़ाकरात भी हुए हैं, सियासतदानों ने इवेंचुअली प्रिवेल भी किया है, बैकफुट पर भी गए हैं। आपको लगता है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इमरान खान साहब के टर्म्स पर ही उनसे बात की जाए, या अभी टाइम है इसमें? शाहज़ेब साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस पर ज़रा एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा, नो कमेंट्स। आमिर साहब, और साथ में फिर ये बताइएगा कि इस वक्त जो माहौल है, कम से कम ये जो फैसले आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ खुद एनर्जाइज हो रही है, जो एक बैकफुट पर गई थी, साल हो गया, एक लगता है आपको कि वो एनर्जाइज हो रही है, या अभी तक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है? देखिए, कन्फ्यूजन तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी है और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के अंदर भी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कन्फ्यूजन है वो आपको पता चल गया था जब थोड़े दिन पहले एक इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की गई शेख मुजीब के बारे में। तो PTI के कुछ रहनुमा में उन्होंने उसको डिसऑन किया और बहुत से लोगों ने उसको ऑन कर लिया। तो इसका मतलब है कन्फ्यूजन है PTI के रैंक्स में। अब तो इमरान खान साहब ने अपने उस ट्विटर पोस्ट को ऑन भी कर लिया है। इसी तरह हुकूमत जो है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो ये समझ रही थी जनाब कि बस अब हम हुकूमत में आ गए हैं, हमें वजारतें मिल गई हैं, तो अब हम स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि पहले भी वो अपने आप को स्याह और सफ़ेद के मालिक समझते रहे, और जब भी वो हुकूमत में आते हैं तो वो जुडिशरी के साथ और मीडिया के साथ सींग फंसा लेते हैं, मत्था लगा लेते हैं, और हमेशा उनको इसका नुकसान होता है। तो ये अभी भी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो दोबारा वही पुरानी गलतियां कर रही है जो उन्होंने 90s में भी की, 97 में भी की, फिर उन्होंने 2013 में भी की, और अब दोबारा 2024 में वो दोबारा कर रहे हैं। तो ये उनकी कन्फ्यूजन है। उनके अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमें जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लाहौर वाले कहते हैं जी जुडिशरी की ऐसी की तैसी, इस्लामाबाद वाले कहते हैं नहीं जुडिशरी से पंगा ना करो। तो ये उनके अंदर भी कन्फ्यूजन है। तो इस जो हुकूमत के रैंक्स में जो कन्फ्यूजन है उसका PTI को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो PTI के रैंक्स में कन्फ्यूजन है उसका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फिलहाल फ़ायदा उठाने में नाकाम है। अच्छा, और ये जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि अब हम आ गए हैं और हम हुकूमत करने के लिए यहाँ पर हैं, जो भी इमरान खान साहब के फैसलों के मामलात हैं वो फिलहाल ना जेल से बाहर आएंगे, ना ही हमारे लिए ख़तरा बनेंगे, और हुकूमत चलेगी। आपको कॉन्फिडेंस दुरुस्त है कि फिलहाल वाकई हुकूमत चलेगी? देखिए, ये जो मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस है ना आजकल,
ये वैसा ही कॉन्फिडेंस है जैसा कि मार्च अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब का भी यही कॉन्फिडेंस था, और वो ये कहते थे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट कभी आसिफ जरदारी को और नवाज शरीफ को कबूल नहीं कर सकती, इनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, और आसिफ जरदारी जो है ये कभी जो है ये दोबारा हुकूमत में नहीं आएगा, बल्कि ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो उस वक्त खान साहब बड़े पुरएतमाद थे, बाद के हालात व वाक़यात ने बताया कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये वैसा ही एतमाद आजकल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का है जैसा कि इमरान खान साहब का मार्च अप्रैल 2022 में था। और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये समझती है कि ये इमरान खान कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे हर चीज़ उलट हो जाती है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त इस्लामाबाद से नून लीग की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर फॉर्म 47 के तहत कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। ट्रिब्यूनल मुसलसल नून लीग से फॉर्म 45 मांग रहा है, मगर नून लीग के अरकान ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उन हलकों से इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और अब ट्रिब्यूनल की जानिब से हतमी वार्निंग के बाद नून लीग से ताल्लुक रखने वाले तीनों अरकान डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी है, जिसमें तीनों अरकान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद किया है और दरख्वास्त की है कि खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ट्रिब्यूनल इस मामले में गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा है और ट्रिब्यूनल के मज़कूरा अमल में तासुब है। ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा। आइन का आर्टिकल 4 जो कि किसी भी फर्द का बुनियादी हक है, उसके मुताबिक उसके साथ मामला किया जाए। 29 मई को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत के दौरान नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को आखिरी और हतमी मौका दिया कि वो ट्रिब्यूनल के 2 मई के फैसले पर अमल करते हुए ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 के साथ बयान हल्फी और जवाब जमा कराएं। साथ ही ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को अदम पेशी पर 15,000 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए तहरीरी जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया। इस हवाले से जब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर अता तारर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर फॉर्म 45 जमा हो जाएंगे और केस का दिफा भी करेंगे। फॉर्म 45 आपके पास है तो जमा करवा दे, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं हलकों में उनके फॉर्म 45 तो मैच कर गए। नून लीग क्यों नहीं जमा करवा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ अगली पेशी पे ये फॉर्म 45 जमा हो जाएंगे और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, राजा खुर्रम साहब, अंजुम अकील साहब, वो तीनों अपनी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो अपने फॉर्म 45 भी जमा कराएंगे और अपने केस का दिफा भी करेंगे। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह बयान दिया और आज नून लीग के अरकान ने ट्रिब्यूनल पर ही एतराज़ उठा दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कल समाअत मुकर्रर कर दी है। यानी हुकूमत पहले दावा करती थी कि फॉर्म 45 सारे हमारे पास मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स में दिफा करेंगे, मगर अब हुकूमत भागती नजर आ रही है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के इशारे नजर आ रहे हैं, जिससे खदशात बढ़ रहे हैं कि इसके असरात मईशत पर भी पड़ेंगे, तो दूसरी तरफ मई के महीने के अदाद शुमार सामने आ गए हैं, जिससे मुआशी इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं और मई के महीने में तवक्कात से कम यानी 11.8% महंगाई रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुज़िश्ता बरस मई में 38% महंगाई रिकॉर्ड की गई थी, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत महंगाई 30 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। नवंबर 2021 में महंगाई 11.53% रिकॉर्ड की गई थी और डबल डिजिट में जाने के बाद महंगाई में मुसलसल इजाफा देखा गया था, जबकि महंगाई में माहाना 3.24% की कमी भी रिकॉर्ड की गई है और ये 3.24% की कमी माहाना कमी 47 साल बाद की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मई 1977 में 4.5% की कमी रिकॉर्ड की गई थी और इस कमी की वजह मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी है, क्योंकि मई के महीने में माहाना बुनियादों पर खाने पीने की अशिया में 7.8% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि फूड इन्फ्लेशन गुज़िश्ता बरस मई के मुकाबले में 2% मनफी रही है। यानी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आई है और इसकी बुनियादी वजह आटे, चिकन, आलू, प्याज, टमाटर और फ्रूट्स की कीमतों में कमी है, जबकि कोर इन्फ्लेशन भी 14.2% पर आ गई है, जिसके बाद 10 जून को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद में कमी की तवक्कात बढ़ गई है। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% पर है, जो गुज़िश्ता माह की महंगाई से 10% ऊपर है, मगर IMF प्रोग्राम से पहले शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को की जा रही है, उससे ज़्यादा की तवक्को नहीं है। आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।